ओके, तो इनका जो ग्रोथ रेट है वो ज़रूर कम हो रहा है। ठीक है, आप इनको ऐसे इन्वायरमेंट में लेंगे जहाँ पे डीडीटी का यूज़ नहीं हो रहा, तो इनको डीडीटी रेजिस्टेंस का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, बट इनका ग्रोथ रेट जो है वो कम हो चुका है उस म्यूटेशन से, तो उसका डिसएडवांटेज मिल रहा है इनको। ऑन द सेम हैंड, अगर मैं इन हाउस फ्लाइज को एक ऐसे फील्ड में ले जाऊँ जहाँ पे डीडीटी स्प्रे की जा रही है, सो दे विल गेट एडवांटेज देयर, क्योंकि इनके पास डीडीटी रेजिस्टेंट है। ओके, दे आर एबल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ डीडीटी, सो दे विल बी एबल टू सर्वाइव देयर। क्योंकि उनके पास डीडीटी रेजिस्टेंस है, तो आप डीडीटी स्प्रे करते भी जाओगे तब भी वो हाउस फ्लाइज मरेंगी नहीं, वो सर्वाइव करेंगी, रिप्रोड्यूस करेंगी, एंड अपनी जो म्यूटेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास कर दी जाएंगी। तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी डीडीटी रेजिस्टेंस ही होगी। तो इस केस में इनको बेनिफिट हो रहा है, और फर्स्ट वाले केस में इनको डिसएडवांटेज मिल रही थी, क्योंकि हमने इनको ऐसे फील्ड में रख दिया जहाँ पे डीडीटी की स्प्रे ही नहीं करते, तो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, बट उनका ग्रोथ रेट कम है, तो उनकी डेथ होती जाएगी। Here you have another example of the selective advantage in case of California ground squirrel. California ground squirrels overlap the range of northern Pacific rattlesnakes, and they have a factor in their blood that makes them better able to combat the rattlesnake's venom. ठीक है, तो जो कैलिफोर्निया ग्राउंड स्क्विरल है उसका जो हैबिटेट है वो रेटल स्नैक्स के हैबिटेट तक फैला हुआ है। ठीक है, मतलब वो उसके एरिया में भी रह रही है, बट कैलिफोर्निया ग्राउंड स्क्विरल के ब्लड में एक ऐसा फैक्टर है ड्यू टू म्यूटेशन जो कि उसको रेटल स्नेक के वेनम को कंबाट करने की, उसको टॉलरेट करने की रेजिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, उसको ये एडवांटेज दे रहा है। So ground squirrels with this factor are likely to be the ones that will survive and reproduce, thus passing on the genes for this factor to the offspring. So this is how the mutations can give you selective advantage or even disadvantage. Okay, here is one more advantage, selective advantage of the mutation. We already discussed about the sickle cell anemia, जिसमें म्यूटेशन की वजह से आपके आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाते हैं, एंड पर्सन सफर्स फ्रॉम द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, राइट, एंड ब्लड फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड। अब सिकल सेल एनीमिया वालों को एक बेनिफिट भी होता है इस म्यूटेशन की वजह से। वो बेनिफिट क्या है? द पीपल विद दिस डिजीज़ आर मोर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। मलेरिया जो है दैट इज़ एक्चुअली कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है दैट इज़ एक्चुअली प्रोटोजोआ। आपके पास बैक्टीरिया, फंगस होते हैं, वायरसेस होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जो है दैट इज़ वन ऑफ द प्रोटोजोआ, एंड इट यूजली स्प्रेड्स बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिल्स मस्कीटो। ठीक है, और ये जो प्लाज्मोडियम है ये हेल्दी रेड ब्लड सेल्स में जाके डिवाइड करता है। whenever a person is infected with the plasmodium by the bite of infected female anopheles mosquito, तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये ह्यूमंस में जाके पहले तो लिवर सेल में रिप्रोड्यूस करेगा, उसके बाद रेड ब्लड सेल के अंदर जाके रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली। बट द पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम द सिकल सेल एनीमिया, उसके आरबीसीज जो हैं दे आर एबनॉर्मल इन शेप, so plasmodium cannot survive in sickle shaped RBCs, that's why they will be resistant to malaria. I will repeat again, sickle cell anemia में RBCs की shape change हो जाती है, they become sickle shaped, and such persons are resistant to malaria. Malaria is caused by plasmodium, which is a protozoa, and it spreads by the bite of female anopheles mosquito. Once the infected mosquito bites the human, the plasmodium will enter inside the human body, where it enters inside the liver cells and RBCs.
Now it can attack only healthy RBCs. If the shape of RBCs has changed due to sickle cell anemia, the RBCs have become sickle shaped, then plasmodium will not be able to survive there. बिकॉज एक बार आपके RBC की शेप चेंज हो गई, सिकल शेप्ड हो गए, उसका सरफेस एरिया कम हो गया, तो प्लाज्मोडियम उसमें मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा. सो दैट इज़ द रीज़न कि इनको एक सेलेक्टिव एडवांटेज भी मिल रही है सिकल सेल एनीमिया को. बट ऐसी एडवांटेज किसी को ना मिले कि उसको सिकल सेल एनीमिया हो जाए बेचारे को और फिर उसको रेजिस्टेंट मिले मलेरिया से. बेटर टू कंट्रोल दी mosquito larva. So this is all for today. Okay, tomorrow we will discuss about the natural selection, and then we will start with the evolution and different theories to prove the evolution. Bye bye, take care.